भूगोल। विश्व भूगोल, इसमें प्रमुख भौतिक लक्षण पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झील और हिमनद। पर्वत। पर्वत स्तरा रूप द्वितीय श्रेणी के उच्चावच भूमि का ऐसा भाग जो कि निकट के धरातल से अधिक ऊंचाई पर स्थित होता है। यह तो अकेला ऊंचा हो सकता है या फिर श्रेणियों में श्रृंखला में हो सकता है, उसे पर्वत कहा जाता है। कुछ भौगोलिकविद 600 मीटर से अधिक की ऊंचाई को पर्वत की संज्ञा देते हैं और उससे नीचे के उठे हुए भाग को पहाड़ी की संज्ञा दी जाती है। तो पर्वत क्या होते हैं? तो हमारे किसी भी स्थल रूप में द्वितीय क्रम के उच्चावच होते हैं जो कि पृथ्वी से ऐसे भाग के निकटतम धरातल के अत्यधिक ऊपर उठने से होता है, या फिर अकेला ऊपर उठ सकता है या फिर अपनी पूरी श्रृंखला के साथ उठ सकता है, तो उसे पर्वत कहा जाता है। लेकिन कुछ विद्वान हैं जो कि इसको 600 मीटर से अधिक ऊंचाई को पर्वत और उससे नीचे वाले उठे हुए भाग को पहाड़ी कहते हैं। पर्वतन क्या होता है? तो प्रक्रमों के समूह जिसके द्वारा सामूहिक रूप से पर्वत क्रम का निर्माण हुआ है उसे पर्वतन कहा जाता है। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण। तो पर्वतन क्या होता है? पर्वतों की ऐसी प्रक्रिया जिसके कारण पर्वतों का निर्माण हुआ है उसे पर्वतन कहा जाता है। निम्न प्रकार या निम्न प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों को निम्न रूप से विकसित किया गया है। तो पहला आता है वलित पर्वत, दूसरे भ्रंशोत पर्वत, तीसरे ज्वालामुखी पर्वत, चौथे गुंबद आकार पर्वत, पांचवे अवशिष्ट पर्वत। तो पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ है? मुख्यतः 5 भागों में या 5 प्रक्रियाओं से हुआ है। पहले आते हैं वलित पर्वत। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा जब चट्टानों में मूड या वलन पड़ जाते हैं तो इन्हें मूड या वलित पर्वत कहा जाता है। इनका निर्माण भू संतति से होता है, मतलब भूमि के अंदर की जो क्रियाएं होती हैं उनसे होता है। पर्वतों को, जिसे पर्वतों का पालना कहते हैं, ये विश्व में मुख्य पर्वत तंत्र होते हैं जिनका सबसे युवा पर्वत है। इससे क्या बनते हैं? सबसे युवा पर्वत बनते हैं। उदाहरण के लिए यूरोप का अल्पास, एशिया का हिमालय, अफ्रीका का एटलस, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और दक्षिण अमेरिका का एंडीज, उत्तर अमेरिका का रॉकीज। तो वलित पर्वत क्या होते हैं? तो जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं होती हैं उसके कारण चट्टानों में मूड या फिर भ्रंश पड़ जाते हैं तो इन्हें वलित या फिर मूडदार पर्वत कहा जाता है। इनको पर्वतों का पालना भी कहा जाता है और यह जो प्रमुख तंत्र है यह मुख्य पर्वतों का निर्माण इन्हीं से हुआ है और यह युवा पर्वतों को जन्म देती हैं, जैसे कि हमारे यूरोप का अल्पास, दक्षिण अमेरिका का एंडीज, उत्तर अमेरिका का रॉकीज, भारत का हिमालय, अफ्रीका का एटलस और ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब आता है भ्रंशोत पर्वत क्या होते हैं? तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के प्रभाव से ही धरातल पर विस्तृत 2 समानांतर भ्रंशों में भ्रंश तल के सहारे उत्थित स्थल खंड भ्रंशोत पर्वत के नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें क्या होते हैं? देखो, पहले आ रही थी मूड पड़ गई थी लेकिन इसमें भ्रंश पड़ जाते हैं तो पूरे समतल मैदान है तो अब एक भाग या फिर ऊपर हो जाएगा या फिर आजू बाजू के नीचे हो जाएंगे, तो इन्हें क्या कहा जाता है? भ्रंशोत कहा जाता है। तो यह पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के प्रभाव से होता है। धरातल पर विकसित 2 समानांतर भ्रंशों के भ्रंश तल के सहारे उद्दित स्थल खंड भ्रंशोत पर्वत के रूप में जाने जाते हैं। इसमें भारत का जो सतपुड़ा के पठार है, ये पर्वत है, वो कैलिफोर्निया की सियरा नेवादा, पाकिस्तान के सॉल्ट रेंज और जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट भ्रंशोत का है, पाकिस्तान के सॉल्ट, अमेरिका का सियरा नेवादा और भारत का सतपुड़ा रेंज भ्रंशोत पर्वत के ही उदाहरण है। इसमें क्या होते हैं? पूरी समतल धरातल होती है। इसमें विकसित 2 समानांतर भ्रंशों में भ्रंश तल के सहारे उत्थित स्थल खंड को भ्रंशोत पर्वत कहा जाता है। फिर आता है ज्वालामुखी पर्वत। यह लावा एवं प्लायोक्लास्टिक पर्वत पदार्थ होते हैं उनके निष्कासन से ज्वालामुखी पर्वत निर्माण होता है। यदि ये लंबे समय तक जारी रहते हैं तो इनसे बहुत विशाल ज्वालामुखी अंबार बन जाता है। तो देखो, जो ज्वालामुखी का लावा होता है या उससे निकलने वाले जो प्लायोक्लास्टिक पदार्थ होते हैं उनकी निष्कर्षण से, उनकी जगह पर जमने से जिन पर्वतों का निर्माण होता है उन्हें ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है और इसी लंबे समय तक निकलते रहते हैं तो एक बहुत विशाल ज्वालामुखी अंबार का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए अफ्रीका का किलिमंजारो, संयुक्त अमेरिका का माउंट रेनियर हुड और सस्ता, जापान का फ्यूजियामा, एंडीज का कोटोपेक्सी और चिली का अकांकागुआ। ये सब मतलब मोस्टली जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हैं। जैसे अफ्रीका का किलिमंजारो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, ये ज्वालामुखी पर्वत है।
संयुक्त अमेरिका का माउंट रेनियर हुड और सस्ता, जापान का फ्यूजियामा, एंडीज का कोटोपैक्सी और चिली का अकांकागुआ। फिर आते हैं, चौथा है गुंबदाकार पर्वत। जब पृथ्वी के धरातली भाग में चाप के आकार में उभर आता है, धरातली भाग ऊपर उठ जाता है, तो इसे गुंबदाकार पर्वत कहा जाता है। तो जो पूरी पृथ्वी है, इसमें जो धरातली भाग है, इसमें एक चाप के आकार का उभार आ जाता है ऊपर, तो इसे धरातलीय भाग ऊपर उठ जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? गुंबद आकार पर्वत कहा जाता है। उदाहरण के लिए संयुक्त अमेरिका की ब्लैक पर्वत और सिनाती उभार या फिर हेनरी पर्वत। तो ये क्या होते हैं? तो जो गुंबद आकार पर्वत होता है, तो समतल क्षेत्र में एक उभरा हुआ भाग, गुंबद के आकार का भाग गुंबद पर्वत कहलाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्लैक पहाड़ियां और सिनसानिटी उभार और हेनरी पर्वत भी गुंबदाकार पर्वत के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है अवशिष्ट पर्वत। ये ऐसे पर्वत होते हैं जो कि लंबे समय अंतराल में अपर्दन की प्रक्रिया द्वारा कट छट जाते हैं, तो उन्हें अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है। तो एक बहुत बड़े क्षेत्र है, उसमें से अपर्दन के कारण कट छट गया है, तो कुछ पहाड़ियां ही बचती हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? अपशिष्ट पर्वत कहा जाता है। उदाहरण के लिए भारत का विंध्याचल और अरावली पर्वत। पर्वतों की प्रमुख शब्दावलियां हैं, जैसे कि कार्डेला। तो कार्डिलेरा क्या होता है? तो यह पर्वत या पर्वत प्रणालियों का बृहद समूह होता है, जिसे कार्डिलेरा कहा जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न कालक्रम में निर्मित पहाड़ी श्रेणी आती हैं, पहाड़ी श्रृंखलाएं आती हैं। उदाहरण के लिए उत्तर अमेरिका का जो पश्चिमी कॉर्डिलेरा है, तो कॉर्डिलेरा क्या होता है? तो पर्वत समूहों का एक विस्तृत रूप होता है, समूह होता है, जैसे कॉर्डिलेरा कहा जाता है। पर्वत, बहुत सारे पर्वत होंगे, इसमें क्या होता है? कालानुसार इसमें निर्मित होते हैं कल पर्वत और श्रृंखलाएं भी निर्मित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए जो उत्तर अमेरिका का पश्चिमी कॉर्डिलेरा है वो। पर्वत वर्ग क्या होते हैं? तो कृषि प्रदेश की विभिन्न पर्वत श्रेणी जब सीधी रेखा में ना होकर असमान रूप से फैल जाते हैं, तो उन्हें पर्वत वर्ग कहा जाता है। मतलब यदि एक वो श्रेणी लाइन में है तो वो श्रेणी हो जाएगी, लेकिन ऐसे पर्वतों का समूह जो कि यहाँ वहाँ फैला हुआ है, कहीं पर भी है, तो उसे क्या कहा जाता है? पर्वत वर्ग कहा जाता है, माउंटेन ग्रुप। पर्वत प्रणाली क्या होती है? माउंटेन सिस्टम। जब एक ही कालक्रम में निर्मित पर्वत श्रेणियों के समूह को पर्वत प्रणाली कहा जाता है। उदाहरण के लिए उत्तर अमेरिका का अल्पेशियन पर्वत, मतलब ऐसी पहाड़ी समूह जो कि एक ही कालखंड में निर्मित हुई है, तो उसे क्या कहा जाता है? पहाड़ी श्रेणी कहा जाता है। मतलब एक ही टाइम पे बने हैं तो पहाड़ी श्रेणी हो गई। यदि अलग अलग टाइम पे बने हैं तो उन्हें कैडिलेरा, बहुत सारे समूह हैं तो कैडिलेरा कहा जाएगा। लेकिन यदि वो एक समान श्रेणी में है तो पर्वत श्रेणी, और यदि वो अलग अलग फैले हुए हैं तो उनको क्या कहा जाता है? पर्वत वर्ग कहा जाता है। अब आते हैं पर्वत कटक क्या होता है? तो लंबे सकरे ऊंचे पर्वतों को पर्वत कटक कहा जाता है। तो लंबे, सकरे और जो ऊंचे पर्वत होते हैं उन्हें पर्वत कटक कहा जाता है। इसका निर्माण भ्रंश एवं बलन की प्रक्रिया द्वारा होता है। उदाहरण के लिए अल्पेशियन पर्वत का ब्लू कटक। तो जो कटक होते हैं वो क्या होते हैं? पतले होते हैं, सकरे होते हैं और ऊंचे पर्वत होते हैं, उन्हें पर्वत कटक कहा जाता है। यह भ्रंशन या फिर बलन की प्रक्रिया से निर्मित होते हैं। उदाहरण के लिए अल्पेशियन पर्वत का ब्लू कटक। फिर आते हैं पर्वत श्रेणी क्या होती है? पर्वत पहाड़ियों के क्रम के समूह को श्रेणी कहा जाता है। इसमें अनेक कटक, शिखर, घाटियां आदि सम्मिलित होती हैं। यह पर्वत एक ही कालक्रम में या एक ही प्रक्रिया द्वारा निर्मित हो सकते हैं, जैसे कि हिमालय पर्वत श्रेणी। तो पर्वत श्रेणी क्या होती है? बहुत सारे पर्वत होते हैं, पहाड़ियां होती हैं, घाटियां होती हैं, एक साथ होती हैं, बहुत सारे शिखर होते हैं, पर्वत कटक भी इनके अंतर्गत आ जाते हैं, और एक ही कालक्रम में हो सकते हैं या फिर एक ही प्रक्रिया द्वारा निर्मित हो सकते हैं सभी। तो इन्हें क्या कहा जाता है? पर्वत श्रेणी कहा जाता है। और जैसे कि हमारी हिमालय पर्वत श्रेणी। फिर आती है पर्वत श्रृंखलाएं क्या होती हैं? चेन क्या होती हैं? तो जब विभिन्न युगों में अलग अलग टाइम पीरियड में निर्मित जो लंबे सकरे पर्वत होते हैं उनका विस्तार समानांतर रूप से होता जाता है या समानांतर रूप से पाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? पर्वत श्रृंखलाएं कहा जाता है। मतलब एक लंबी श्रेणी में चल रहे हैं, एक समय अनुसार पर लंबे सकरे पर्वत का विस्तार हो गया है समानांतर क्रम में, तो उसे क्या कहा जाएगा? पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। अब आते हैं हमारे पर्वत निर्माण से संबंधित सिद्धांत। पर्वत निर्माण से संबंधित सिद्धांत। पर्वत निर्माण से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन इस प्रकार किया गया है, जैसे कि पहला आता है कोवर का भू सन्निधि का सिद्धांत।
और संवहन तरंग सिद्धांत। भूसन्नति सिद्धांत, इन्होंने 1925 में इसका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो कोवर का जो भूसंतति का सिद्धांत है कब आया था? 1925 में आया था। यह सिद्धांत मुख्य रूप से संकुचन शक्ति पर आधारित, मतलब हमारी पूरी पृथ्वी क्या हो रही, संकुचित हो रही, तो इस शक्ति पर आधारित था क्या? कोवर का भूसन्नति सिद्धांत। कोवर ने माना था कि आज जहाँ पर पर्वत अवस्थित हैं वहां पर प्राचीन काल में भूसन्नतियां हुआ करती थी। इन्होंने बताया कि हमारी पूरी पृथ्वी क्या हो रही है, संकुचित हो रही है। तो जहाँ पर आज पर्वत है वहां पर पहले प्राचीन काल में भूसन्नतियां थी। किसने बताया है? कोवर के द्वारा बताया गया 1925 में। इसकी विशेषता क्या है? भूसन्नति की विशेषता यह है कि भूसन्नतियां जो होती हैं, सन्नितियां होती हैं लंबी, सक्रिय और उथली जलीय इकाई होती हैं। तो भूसन्नितियां हैं क्या? तो पहले तो एक बहुत लंबी होंगी, सक्रिय होंगी और जो उथली जलीय इकाई होती हैं। भूसन्नितियों का निर्माण तो दृढ़ भूखंडों के मध्य होता है। तो ये किसके, जो कठोर पार्ट होते हैं उनके बीच में इनका निर्माण होता है कि इनका भूसन्नितियों का। भूसन्नितियों से ये जो उनमें अपसादी निक्षेप के साथ साथ इनकी तली में धसाव होता है। तो इसमें दो कठोर तली हैं, उनके बीच में या दो दृढ़ भूखंड है, उनके बीच में क्या बनी है? भूसन्निति बनी। कैसी रहती है? लंबी, सक्रिय, उथली जल की इकाई रहती है। इसमें अवसाद और निक्षेप रहते हैं, उनके साथ साथ इनकी तली जो है उनमें धसाव होता जाता है, मतलब तली जो होती है धस जाती है। भूगार्भिक क्रियाओं के कारण सन्निधि के आकार, प्रकार और विस्तार आदि विशेषताओं में परिवर्तन होता है, अर्थात ये गतिशील होती हैं। तो जो भूसन्निधियां होती हैं, पृथ्वी हमेशा घूमती रहती है अपनी कक्ष पे भी और सूर्य के चारों तरफ भी। तो इसमें क्या होती है? कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जैसे कॉर्नलिस बल जो होता है, उसके कारण जो भूसन्निधियों का आकार होता है, प्रकार होता है, उनका विस्तार होता है, उनकी विशेषता घटती बढ़ती रहती है और उनमें परिवर्तन होता रहता है और ये गतिशील होते हैं। उत्सव यह है कि भूसन्निधियों को पर्वत का पालना कहा जाता है। जैसे भूसन्निधियां हैं उनको क्या कहा जाता है? पर्वतों का पालना कहा जाता है, क्योंकि वो ही पर्वत बनाती हैं। तो किसने दिया था सिद्धांत? देखो, पहला कोवर ने दिया था, 1925 में दिया था। और इसमें क्या है, जो हमारी पृथ्वी है उनकी निरंतर गति कर रही है और जहाँ पर आज हमारे पर्वत है वहां पर कभी भूसन्निधियां हुआ करती थी, क्योंकि पृथ्वी संकुचित शक्ति का इन पर आधारित है। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? तो ये सक्रिय होती हैं भूसन्निधियां, उथली होती हैं, जलीय इकाई होती हैं। यह दो दृढ़ भूखंडों के बीच में स्थित होती हैं। पृथ्वी की गति के कारण इनका आकार, विस्तार, प्रकार बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। इसके साथ साथ जो अपसादी निक्षेप होते हैं, इनके साथ जो इकाई में इनकी तली में धसाव होता रहता है और ये गतिशील होती है। भूसन्निधियों को पर्वतों का पालना कहा जाता है। भूसन्निधियां एवं पर्वत निर्माण। पर्वत निर्माण के पहले चरण में पृथ्वी के संकुचन के कारण भूसन्निधियों का निर्माण होता है। प्रत्येक भूसन्निधि के किनारों पर दृढ़ भूखंड होते हैं जिन्हें अग्रदेश कहा जाता है। नदियां इन भूखंडों का अवसाद करके तलछट को धीरे धीरे इन भूसन्निधियों में जमा करती जाती हैं। जैसे जैसे अवसाद जमा होता है तब अवसाद भार में वृद्धि होती है, वैसे वैसे अधिकाधिक अवतलन होता जाता है। तो देखो, इनने क्या कहा है, जो हमारे पर्वत हैं उनके निर्माण से पहले की जो चरण थी उसमें क्या थी? भूमि में संकुचन की घटना हो रही थी और सन्निधियों का निर्माण हुआ। तो बहुत सारी पर्वत, मतलब पठार या ठोस जो भूखंड थे वो यहाँ वहां डले हुए थे। उनके बीच में क्या थे? किनारे थे। तो जो भूसन्निधियों के किनारे होते हैं वह कैसे होते हैं? दृढ़ भूखंड होते हैं। उनको क्या कहा जाता है? अग्रदेश कहा जाता है। इन भूखंडों में, इन जो भूखंडों पर जो नदियां हैं वह इन अवसन्निधियों में क्या कर रही थी? भूसन्निधियों में अवसादों का निक्षेप धीरे धीरे से जमा करती जा रही थी। जैसे जैसे वो जमा होता जा रहा था अवसाद, धीरे धीरे अवसाद में वृद्धि हुई और वो क्या होने लगा? अधिकाधिक अवतलन होने लगा। जब यह भार अधिक हो जाता है तो क्षैतिज संचलन के कारण अग्रदेश एक दूसरे की ओर खिसकने लगते हैं। तो जो बीच का भाग है, भूसन्निधि है, इसमें धीरे धीरे से निक्षेप जमता जाएगा तो उनका भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा और वो नीचे तली में बैठती जाएंगी, है ना। उसकी तली क्या होती है? अपने जो मेन स्थान होता है उससे क्या होता है? अवतलन हो जाता है, नीचे चली जाती है। तो जो हमारी दो दृढ़ भूखंड है वो एक दूसरे के पास खिसकने लगते हैं, क्योंकि बीच का जो स्थान होता है वो खाली हो जाता है। इस प्रकार से संपीड़नात्मक बल उत्पन्न हो जाता है। मतलब इसे क्या होता है? बीच में संकुचित होने का बल उत्पन्न हो जाता है, जिसमें निक्षेप में मूढ़ बलन उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार भूसन्निधि के दोनों किनारे पर बलित पर्वत श्रेणियों का निर्माण हो जाता है। तो इससे क्या होते हैं? जो निक्षेप होते हैं उनमें मूढ़ या बलन उत्पन्न हो जाता है और इस प्रकार जो भूसन्निधियां हैं दोनों एक दूसरे के किनारों पर आकर संकुचित होती हैं और बलय पड़ जाते हैं, इसलिए बलित पर्वत का निर्माण होता है। जब
संपीड़नात्मक बल कम होता है, मतलब जो बीच में संपीड़नात्मक बल लग रहा था वह जब कम होता है तो केवल किनारे वाले भाग पर ही बलन पड़ पाते हैं। तो इससे क्या हो, जब किनारे वाले भाग हैं उन पर ही बलन पड़ेगा जब इनका संपीड़न बल कम हो जाएगा, तथा बीच वाले भाग बिना प्रभावित हुए ऊपर उड़ जाते हैं। तो वह बिना प्रभावित हुए ऊपर उड़ जाते हैं, जिससे कि मध्य पिंड कहा जाता है। यूरोप में जो अवस्थित हंगरी का मैदान है, ये तिब्बत का पठार है, वो इसी के उदाहरण है। तो क्या होता है, जब संपीड़न बल बहुत ज्यादा था तो वो क्या हो गए, पास पास में आए और बलन पड़ गए, मुड़ गई भूसन्निधियां दोनों तरह से बलय श्रेणी में या फिर बलय पर्वत में निर्माण हो गया। लेकिन जब वो संपीड़न बल कम होता है तो सिर्फ जो किनारे वाले भाग होते हैं उनमें बलन पड़ता है, और जो बीच वाला भाग होता है बिना किसी प्रभावित हुए ऊपर उठ जाता है। इसे मध्य पिंड कहा जाता है। जैसे हंगरी का जो मैदान है या फिर हमारा तिब्बत का पठार है, वो भी इसी घटना का उदाहरण है। कोबर ने मध्य पिंड के आधार पर वलित पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। तो जो हमारे मध्य पिंड है जो बीच में उठे रह गए थे, उसके आधार पर बताया है कि वलित पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। हिमालय पर्वत के निर्माण के बारे में भी कोबर ने बताया है कि जो टेथिस सागर था उसमें उत्तर में अंकारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड अग्रदेश के रूप में अवस्थित है। तो इनने क्या बताया, जो हमारे हिमालय का निर्माण है वो कैसे हुआ है। तो इन्होंने बोला था कि दो मतलब एक भू सन्निधि थी, उसके दोनों तरफ क्या होते हैं, एक दृढ़ भाग होता है ना, दृढ़ भूखंड होता है, जिसे क्या कहा जाता है, अग्रदेश कहा जाता है। वैसे ही बीच में टेथिस सागर था, उसके उत्तर में अंकारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड थे, जो कि एक अग्रदेश थे या फिर दृढ़ भूखंड थे। इस प्रकार जो इयोसीन काल में इन दोनों अग्रदेशों में एक दूसरे के निकट आने से टेथिस सागर के दोनों किनारे में निक्षेपण से संपीड़न बल उत्पन्न हुआ और बलन पड़ गया। इससे ऊपर में कुनलुन पर्वत, दक्षिण में महान हिमालय का निर्माण हुआ। तो इससे क्या हुआ, जो हमारे दोनों अंकारा लैंड और गोंडवाना लैंड थी वह एक दूसरे के पास आने लगे, संपीड़ित होने लगे। इसके कारण कब, तो इयोसीन काल में एक दूसरे के निकट आने से टेथिस सागर दोनों किनारों पर निक्षेप में संपीड़नात्मक बल उत्पन्न किया और उसमें बलन पड़ गए। इससे कुनलुन पर्वत और जो हमारे पश्चिम का या दक्षिण का जो महान हिमालय है उसका निर्माण हुआ। अब आते हैं किसका, संवाहन तरंग सिद्धांत। कोबर का सिद्धांत हो गया 1925 में, कोबर के द्वारा दिया गया था। इनने कहा कि संपीड़न शक्ति के कारण ही इनमें बलय पड़ती है, पर्वतों का निर्माण होता है। और भूसन्निधियां ही रहती हैं, और भूसन्निधियों को क्या कहा जाता है, पर्वतों का पालना कहा जाता है। अब आती हैं हमारी दूसरी संवाहन तरंग सिद्धांत। आर्थर होमर के द्वारा 1928 से 1929 में पर्वत निर्माण की प्रक्रिया ओरिजिनेसिस में वर्णन करने के दौरान संवाहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने किया था, ऑथर होम्स के द्वारा किया गया था। तो हमारे घर में कितनी तरंगें होती हैं, संवाहनी तरंगें होती हैं। तो ऑथर होम्स के द्वारा कहा गया था संवाहन तरंग सिद्धांत। इनके अनुसार संवाहन तरंग पृथ्वी के मेंटल में उत्पन्न होती है। तो ये भैया ऊपर कोड से नहीं आ रही है, बल्कि मेंटल में उत्पन्न होती हैं। इन संवाहन धाराओं की उत्पत्ति का कारण रेडियोधर्मी तत्वों की उपस्थिति होती है। तो ये क्यों उत्पन्न होती हैं, क्योंकि बहुत सारे रेडियोधर्मी तत्व हैं, इसके कारण जो संवाहनी धाराएं होती हैं वह मेंटल में उत्पन्न होती हैं। ये तत्व मेंडल में तापीय भिन्नता उत्पन्न करते हैं। तो ये जो तरंगे होती हैं, संवाहनी तरंगे होती हैं, ये क्या करती हैं, बहुत सारे रेडियो तत्व होते हैं उनसे उत्पन्न होती हैं, उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती हैं, और ये अलग अलग तापीय भिन्नता उत्पन्न करती हैं। होम्स ने तर्क दिया था कि संपूर्ण मेंटल में इस प्रकार की धाराओं का तंत्र विद्यमान है। जो हमारा पूरा मेंटल है, इसमें इस प्रकार की जो तरंगे होती हैं, संवाहनी तरंगे होती हैं, वो बहुत सारी पाई जाती हैं, तथा ये धारा युग्म संवाहन सेल निर्मित करती हैं। क्या करती हैं, युग्म संवाहन सेल का निर्माण करती हैं। महाद्वीपीय और महासागर के नीचे अवरोही संवाहनी तरंग जब नीचे की ओर उठती है, नीचे की मुड़ती है, तथा संपीड़न के कारण इस भाग में अवतरण हो जाता है। तो इनने क्या कहा था, जो हमारे महाद्वीप है, महासागर है, इनके नीचे जो अवरोही या जो आरोही संवाहनी तरंगे हैं, कहाँ जा रही हैं, नीचे की ओर मुड़ती हैं, तो संपीड़न के कारण उस भाग में अवतलन हो जाता है। परिणाम स्वरूप भूसन्निधि का निर्माण होता है। इन्हीं भूसंततियों पर संपीड़नात्मक बलों के कारण बलित पर्वतों का निर्माण होता है। देखो
तो इसमें इनने क्या कहा है कि जो हमारी पूरी पृथ्वी है 3 कोर में बटी हुई है, तो जो मेंटल वाला भाग है इसमें कुछ ऐसे रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं जो कि संवहनी धाराओं को उत्पन्न करते हैं, और ऐसी बहुत सारी तरंग धाराएं वहां पे विद्यमान है। उनके कारण क्या होता है, तो इसमें भी कुछ धाराएं होती हैं जैसे अवरोही और आरोही। तो जो आरोही संवहनी तरंगें होती हैं, जब वह नीचे की ओर जाती हैं तो जो ऊपर होता है तो वह ऊपर अवतलन हो जाता है, और इनमें ही भूसंततियों का निर्माण होता है। इन भूसंततियों पर संपीड़न का बल कार्य करता है और पर्वतीय बलित पर्वतों का निर्माण होता है। ये भी वही बता रहे हैं जो कि कोबर साहब ने बताया था। कोबर साहब ने क्या बताया था, 1925 में दिया था कि भैया हमारी पूरी पृथ्वी संकुचन शक्ति पर आधारित है, उसी से पर्वतों का निर्माण हुआ है। इन्होंने प्राचीन पर्वत बताए थे कि जो भी प्राचीन पर्वत हैं वो इनके पहले यहाँ पर भूसन्नतियां थी। भूसन्नतियां क्या होती हैं, तो पर्वत निर्माण के पहले चरण में क्या था, पृथ्वी पर मतलब संकुचन के कारण भूसन्नतियों का निर्माण हुआ। पृथ्वी क्या हुई, संकुचित हुई। जैसे मिट्टी होती है, उसमें पानी डाला, कुछ दिनों बाद छोड़ दो तो वो एक दूसरे संकुचित हो, बीच में दरारें पड़ जाती हैं। तो दरारों को क्या कहा गया है, भूसन्नति कहा गया है। प्रत्येक भूसन्नति पर दृढ़ भूभाग होते हैं। इन भूभागों को क्या कहा जाता है, अग्रदेश कहा जाता है। मतलब इनके किनारों पर क्या होते हैं, ठोस भूखंड होता है जिन्हें कहा जाता है अग्रदेश। और जो भूखंड होते हैं उनके अपरदन और तलछट को इन भूसंततियों में जमा कर लिया जाता है। अवसाद जमा हो जाता है। अवसाद भारी होने से इन भार में वृद्धि होती है। जैसे जैसे जो अवसाद होता है वह अधिक अधिक अवतरण होता है और वो नीचे जाता है, और हमारी जो भूखंड आपस में जाके संपीड़ित होने लगते हैं। जब भार अत्यधिक हो जाता है तो वह क्षैतिज चलन के कारण अग्रदेश धीरे धीरे एक दूसरे के पास खिसकने लगते हैं, जो भूखंड है। संपीड़न बल उत्पन्न होता है, निक्षेप में मोड़ बलन उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार जो भूसन्नति होती है दोनों किनारों पर बलन पर्वत का निर्माण कर देती है। जब संपीड़ित बल कम होता है तो किनारे पर बलन पड़ जाते हैं, लेकिन जो बीच में उठा हुआ भाग था उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे मध्य पिंड कहा जाता है। यूरोप में जो हंगरी और जो तिब्बत का पठार है वो भी इसी का भाग है। और हमारी जो पृथ्वी का हिमालय है, सबसे फेमस हिमालय नवीन बलित पर्वत है, इसका निर्माण भी ऐसे ही हुआ है, क्योंकि हमारी जब पूरी पृथ्वी थी उसमें कब, इयोसीन युग में टैथिस सागर था बीच में, ऊपर अंकारा लैंड था, नीचे दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। जब ये बीच की जो भूसन्निधि थी टैथिस सागर था, यहाँ पे अवशेष इकट्ठे हुए, बहुत सारा भार बढ़ा, वह नीचे बैठी, एक दूसरे जो भूखंड थे अग्रदेश थे उन्हें एक दूसरे के निकट आने पर टैथिस सागर के दोनों किनारों पर निक्षेप में संपीड़नात्मक बल उत्पन्न हुआ और बलन बढ़ गए। इससे उत्तर में कुलन और दक्षिण में महान हिमालय बना। इसी प्रकार जो हमारी संवहन तरंगे हैं उत्पन्न, मतलब जो सिद्धांत है वो भी किसके द्वारा दिया गया था, ऑथर होम्स के द्वारा दिया गया था 1928 में। थोड़ी दिनों बाद दिया गया 2829 में इन्होंने दिया था, इसलिए इन्होंने भी उसी जो हमारे कोबर साहब थे उनके सिद्धांत पर ही आधारित बताया है। इन्होंने कहा है कि संवहनी तरंगों का सिद्धांत ये कहता है कि हमारी जो पृथ्वी की मेंटल है उसमें कोई बहुत सारे रेडियोधर्मी पदार्थ हैं, वह क्या करते हैं, कुछ संवहनी तरंगों को उत्पन्न करते हैं। इनसे क्या होता है, विभिन्न ताप उत्पन्न होता है, जिससे मेंटल में धाराएं उत्पन्न होती हैं और तरंगों का एक सेल बन जाता है। ये धाराएं युग्म संवहन शेल निर्मित करती हैं। महाद्वीप सागर के नीचे जो आरोही संवहनी तरंगें होती है वह नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। संपीड़न के कारण जो इसका भाग होता है वह अवतलन हो जाता है। परिणाम स्वरूप भूसन्नतियों का निर्माण होता है और इन्हीं भूसन्नतियों पर संपीड़नात्मक बलों के कारण बलन पर्वत का निर्माण होता है। इसका महत्व क्या है, तो इससे जल विद्युत उत्पन्न होता है, जल के असीम भंडार मिलते हैं, संसाधनों के भंडार भी मिलते हैं, पर्यटन क्षेत्र बनता है, जलवायु पर प्रभाव पड़ता है, राजनीतिक सीमाएं निर्धारित की जाती हैं और उपजाऊ मैदान का निर्माण में सहायक होता है। तो ये क्या करते हैं, तो हमारे पठार पर्वत होते हैं, पर्वतों से क्या होता है, तो हमारे यहाँ पे जल विद्युत उत्पादन होता है, जल के असीम भंडार होते हैं, संसाधन का भंडार होता है, पर्यटन आते हैं, भूमि उपजाऊ होती है और उसमें सहायक भी होती है, जलवायु पर इसका प्रभाव पड़ता है और राजनीतिक सीमाएं भी निर्धारित करती हैं। पर्वत हो गया कंप्लीट। अब आता है हमारा दूसरा टॉपिक, पठार। ये पृथ्वी पर द्वितीय क्रम के उच्चावच होते हैं। पहले क्रम के थे हमारी पर्वत, दूसरे क्रम के हैं पठार, तथा पृथ्वी के 1/3 भाग पर अपना विस्तार रखे हुए हैं, मतलब 1/3 भाग पर ये फैले हुए हैं। पठार वह उच्च भूमि होती है जिसका एक ढाल आसपास के इलाकों से अधिक ऊंचा होता है या फिर खाई ढाल वाला होता है।
तो इसमें क्या होता है, कोई पठार वठार कोई बहुत ऊंचा नहीं होता, बल्कि क्या होता है जो आसपास की भूमि है, इलाका है, उससे बस थोड़ा सा ऊंचा होता है, उसे पठार कहा जाता है। इसका शिखर या फिर ऊपरी भाग सपाट या चपटा होता है, इसका कोई शिखर नहीं होता, बिल्कुल मैदान जैसा होता है। तो इसका शिखर सपाट या चपटा या चौड़ा होता है। पठार के निर्धारण में ऊंचाई से अधिक महत्व इसके शिखर पर चपटा होना है। तो पठार की कोई ऐसी ऊंचाई नहीं है, जैसे पर्वत की थी ना 600 मीटर ऊंचा होगा तो पर्वत होगा, इसकी कोई ऊंचाई नहीं, बस शिखर कैसा होना चाहिए, सपाट चौड़ा सा होना चाहिए। अब आती है पठार का निर्माण कैसे हुआ है। तो उत्पत्ति के आधार पर पठारों का वर्गीकरण, तो पहले आते हैं अंतर पर्वतीय पठार, दूसरे आते हैं गिरिपात पठार, गुंबदाकार पठार और महाद्वीपीय पठार और ज्वालामुखी पठार। कितने प्रकार के होते हैं पठार? 5। जैसे हमारे पांडव थे 5, ऐसे ही पठार हैं 5। अंतर पर्वतीय पठार क्या होते हैं? ये पठार चारों ओर से पर्वत से घिरे होते हैं। अंतर पर्वतीय है, पर्वतों के बीच में होंगे, है ना। तो पर्वतों के चारों ओर से घिरे हुए पठारों को अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है। भूतल के सर्वोच्च, सर्वाधिक विस्तार या फिर अत्यधिक जटिल पठार इस श्रेणी में आते हैं। तो जो हमारे भूपटल पर सर्वोच्च, सर्वाधिक विस्तृत और जो जटिल पर्वत होते हैं वो इनके अंतर्गत आते हैं। पठार जो होते हैं वो अंतर पर्वतीय पठार के अंतर्गत आते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो तिब्बत का पठार है वह 5000 मीटर ऊंचा है और इस प्रकार के पठार का सर्व प्रमुख उदाहरण है, जो कि उत्तर में कुनलुन, दक्षिण में हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। फिर आता है गिरिपात पठार। यह पर्वतों के आकार पर स्थित, आधार पर, तो गिरिपात क्या है, तुम्हारी पर्वत है उनके पैरों के पास जो पठार होगा उसे गिरिपाद या फिर पर्वतीय पादीय पठार कहा जाता है। ये एक ओर उच्च पर्वत से घिरे होते हैं और दूसरी ओर सागर मैदान से घिरे होते हैं। अमेरिका में जो पेंटागोनिया का पठार है वो गिरिपात पर्वत ही है। तो इसमें क्या होता है गिरिपात, तो पर्वतों के पैर के पास या आधार के पास जो पठार होते हैं उन्हें गिरिपात पठार कहा जाता है। इनकी एक ओर तो बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हो सकते हैं और दूसरी ओर सागर, समुद्र या फिर मैदान हो सकते हैं। जैसे अमेरिका का जो पेंटागोनिया का पठार है वो भी इसी प्रकार का पठार है, गिरिपात पठार। फिर आता है गुंबदाकार पठार। गुंबदनुमा पठार भूपटल में वलन की प्रक्रिया के द्वारा गुंबदनुमा उत्थान के कारण इस प्रकार के पठार का निर्माण होता है। और भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है वो ऐसे ही है, पूरा पर्वत सपाट है, पूरी पृथ्वी सपाट है, इसमें एक गुंबद बन गया बीच में, उसी का कहा जाएगा गुंबदाकार पठार कहा जाता है। फिर आता है महाद्वीपीय पठार। ये प्रायः पर्वतीय भागों से दूर किंतु समुद्र तटों में और मैदान से घिरे होते हैं। तो महाद्वीपीय है तो कहाँ पर होंगे, महासागरों के पास होंगे। तो ये कहाँ से होते हैं, पर्वतों से बहुत दूर होते हैं, मैदान में हो सकते हैं या फिर जो सागरीय तट होते हैं उनके पास हो सकते हैं। इनकी उत्पत्ति धरातल के ऊपर उठने या लावा के असीमित निक्षेपण से होती है। इस खंडों में शील्ड भी कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, शील्ड कहा जाता है। महाद्वीपीय पठार क्या होते हैं, पर्वतों से दूर होते हैं, मैदान या फिर समुद्री तट के पास। ये अपने धरातल से ऐसे उठ जाएंगे बीच में गुंबदा जैसे, या फिर इनमें बहुत सारा निक्षेपण हो जाता है, इसके कारण इनका निर्माण होता है। इन्हें क्या कहा जाता है, शील्ड कहा जाता है। फिर आते हैं ज्वालामुखी पठार। ज्वालामुखी के निश्चित लावा के जमा के कारण जो पूरा लावा निकलता है उसके जमा होने के कारण बने जो सपाट विस्तृत भूखंड होते हैं, भूभाग होते हैं, उन्हें ज्वालामुखी पठार कहा जाता है। दरारी उद्भेदन इसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण होता है। भारत में जो दक्कन का लावा पठार है वह लावा से निर्मित पठार है, जो कि सर्वोत्तम उदाहरण है। तो लावा का पठार कैसे बनता है, ज्वाला का मुखी पठार लावा के निश्चित जमाव के कारण जो सपाट विस्तृत भूभाग होता है उसमें ज्वालामुखी पठार कहा जाता है। इसमें बहुत सारे ढक्कन लावा जम जाता है। जैसे भारत का ढक्कन का पठार है लावा पठार से निर्मित ही पठार है। फिर आता है मैदान। पर्वत कितने थे, पढ़ लिए, 2 सिद्धांत थे उसके। फिर आते हैं पठार। पठार के भी 5 प्रकार थे। अब आता है हमारा मैदान। ये पृथ्वी के धरातल पर द्वितीय क्रम के सबसे सरल, उच्चावच और अपेक्षाकृत समतल भूभाग होते हैं। निम्न भूभाग है। अत्यधिक न्यूनतम ढलान होने के कारण ये क्षेत्रों में नदियों का प्रवाह मंद पड़ जाता है और कुछ विशेष प्रकार के मैदान भी होते हैं। तो मैदान क्या होते हैं, तो यह धरातल पर स्थित द्वितीय क्रम के सबसे सरल उच्चावच होते हैं। अपेक्षाकृत यह समतल होते हैं। निम्न भूभाग होता है, अत्यधिक न्यून ढाल होता है और इस कारण से यहाँ पर क्या होती है, नदियों का ढाल मंद पड़ जाता है। अब आते हैं कुछ प्रकार के मैदान दिए हैं। तो पहले आता है हमारा पटल विरूपणी मैदान,
फिर संप्राय मैदान, हिमानी निर्मित मैदान, कार्ट मैदान, जलोढ़ मैदान, लोयस मैदान, लावा मैदान, ये 7 प्रकार के मैदान होते हैं। पहले आता है पटल विरूपणी मैदान। पर्वत के निर्माण के समय जो भूसन्निधियों के किनारे पर बलन पड़ने के बीच के भाग होते हैं, अप्रभावित रह जाते हैं, जो उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अप्रभावित भाग होते हैं, तब कभी कभी मैदानों के रूप में इनका विकास हो जाता है। तो कभी कभी क्या बन जाते हैं, मैदान बन जाते हैं, जैसे कि कार्पेथियन एवं डिनोर्की अल्पास पर्वत के बीच स्थित हंगरी का मैदान। तो ये क्या होते हैं, पटल विरूपणी, जो हमारी भूसन्निधि थी वह संपीड़ित के कारण आ रही थी एक दूसरे के पास, उन्हें बलन पड़ रहे थे, और जब वह संपीड़न बल कम हो जाता है तो किनारों पर बलन पड़ते हैं। लेकिन कुछ भाग ऐसा भी था जो कि इससे अप्रभावित था। वह जो अप्रभावित भाग था वह उसमें क्या होते हैं, कभी कभी मैदान का रूप ले लेते हैं और मैदान के रूप में विकसित हो जाते हैं, जैसे हमारा कार्पेथियन एवं डिनोर्क आल्प्स पर्वत के बीच का हंगरी का मैदान। फिर आते हैं संप्राय मैदान। जब नदियां अपर्दन प्रक्रिया द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं तो संपूर्ण भूभाग पर एक संप्राय मैदान में बदल जाती हैं। यद्यपि इनमें कहीं कहीं कुछ ठोस शैल मेनोडोक रूप ले लेते हैं, मोडेनॉक, और भारत का अरावली पर्वत भी इसी श्रेणी के अंदर आता है। तो जो हमारे संप्रदाय मैदान होते हैं इसमें क्या होता है, जो हमारी नदी होती है वह पर्वतों को तोड़ देती है, अपर्दन कर देती है। तो अपर्दन प्रक्रिया के द्वारा कई बार क्या होता है, इसके जो धरातल होते हैं उनको प्राप्त कर लेती है, उनका पूरा धरातल प्राप्त कर लेती है। तो संपूर्ण भूभाग एक संप्रदाय मैदान में बदल जाता है। मतलब पहले तो एक पर्वत था, बहुत बड़ा पठार था कुछ, तो लेकिन उसका नदियों के द्वारा इतना अपर्दन हुआ क्या हो गया, पूरी आधार ही बचा, उसका आधार तल बचा, तो वो एक पूरा सपाट बन गया। तो एक संपूर्ण भूभाग एक संप्राय मैदान के रूप में बदल जाता है। कहीं कहीं कुछ कठोर शैल मेनडोक रूप में बच जाते हैं, मेनडोक के रूप में बच जाते हैं। और जो हमारे भारत का अरावली क्षेत्र है वो भी इसी का टाइप है, किसका, संप्राय मैदान का। फिर आते हैं हिमालय निर्मित मैदान। कनाडा, संयुक्त अमेरिका, फिनलैंड, स्वीडन के जो मैदानी भाग होते हैं उनमें उपस्थित जो प्रक्रिया होती है वो हिमानी मैदान कहलाते हैं। मतलब पूरा है बर्फ बह गया, समतल भाग बचा, वो मैदान बन गया, तो क्या होते हैं, हिमानी मैदान होते हैं। कहाँ होते हैं, कनाडा, संयुक्त अमेरिका, फिनलैंड, स्वीडन के मैदान में पाया जाता है। फिर आता है काट मैदान। चूना पत्थर वाली जो चट्टानें वाले क्षेत्र होता है, जल के प्रभावी अपर्दन एवं घुलनशीलता से संपूर्ण भूभाग एक समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें काट मैदान की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए युगोस्लाविया के एड्रियाटिक प्रदेश के जो एड्रियाटिक सागर है उसके समीप का कास्ट मैदान। देखो जो हमारा संप्राय मैदान था वो कैसे हुआ, नदियों के उसने धीरे धीरे अपक्षेप किया, धरातल प्राप्त हो गया, तो अपर्दन से निर्मित था संप्राय मैदान। लेकिन जो काट मैदान होता है ये भी नदियों के द्वारा होता है, लेकिन ये चट्टानें बनी होती हैं चूने की, तो चूना पानी में घुल जाएगा और सारी नदियों ने बहा दिया, तो क्या बचा, मैदान बचा, आधार आ गया, तो इसको क्या बन जाएगा, काट मैदान बन जाएगा, जो कि हमारी युगोस्लाविया में जो एड्रियाटिक सागर है उसके समीप का जो पूरा कास्ट मैदान है वो कास्ट मैदान से बना हुआ है। जलोढ़ मैदान, इसका निर्माण देखो अभी तक नदियों ने तोड़ा ही था, अब कुछ बना भी रही हैं, तो क्या करते हैं, जो नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ के जमाव होते हैं वो किसी क्षेत्र पर फैला कर देते हैं और एक उपजाऊ मैदान का निर्माण करते हैं, तथा इस पर जनसंख्या सघन बसाव होता है। विश्व में जो अधिकतर मैदान है वो जलोढ़ मैदान में ही पाए जाते हैं। जैसे कि हमारा गंगा यमुना भारत का मैदान है, तो ये जलोढ़ मैदान होते हैं। तो देखो नदियों ने अपर्दन किया तो संप्राय मैदान बन गया, नदियों ने चूना घोल के अपर्दन कर दिया तो कास्ट बन गया, और जब नदियों के द्वारा जो निक्षेपण लाए गए हैं वहां के वो एक मैदान में फैला दिए, खुले क्षेत्र में फैला दिए और उस क्षेत्र को उपजाऊ मैदान बना दिया, उसे कहा जाता है जलोढ़ का मैदान। इसमें सघन बसावट होती है, जनसंख्या ज्यादा होती है, और जैसे कि हमारा गंगा यमुना का क्षेत्र हो गया, कांगो घाटी हो गई, अमेजन क्षेत्र, मतलब जहाँ पर नदियों के बहुत सारे मैदान होते हैं बसावट ज्यादा होती है। फिर आता है लोअस का मैदान। लोअस मैदान क्या होते हैं, तो ऐसे मैदान का निर्माण पवन द्वारा किया जाता है। अभी तक नदियां थी, अब आती है पवन, हम पीछे क्यों रहे, तो पवन आई, उनने कहा कि हम ये बालू रेत आदि निक्षेप ले जाएंगे, तो पवन के द्वारा उड़ाकर लाए गए बालू रेत आदि के निक्षेपण से लोअस मैदान का निर्माण होता है। इन मैदानों में परतों की
सर्वथा आभा होता है, जिसमें कोई परतें नहीं पाई जाती, पूरा सर्वथा आभा होता है, क्योंकि नदियां तो एक एक करके परत बिछा रही ना, लेकिन इनमें कोई हवा ही नहीं है बीच में, तो हवा के द्वारा बिछा जाती है, इनमें परत नहीं पाई जाती। परंतु पारगम्यता अधिक होती है, मतलब देख सकते हो पारगम्यता अधिक होती है। इनकी मिट्टी उपजाऊ होती है, जैसे उत्तरी चीन का मैदान। तो लोअस का मैदान क्या होता है, जब हवाओं के द्वारा धूल के कण, रेत के कण निक्षेप करके लाती है और निक्षेपण करती है, तो उसे क्या कहा जाता है, लोअस मैदान कहा जाता है। इसमें परतें नहीं होती, सबसे ज्यादा उपजाऊ भी होती है, जैसे कि उत्तरी चीन का मैदान। फिर आता है लावा मैदान, लावा से बना होगा। इस प्रकार के जो मैदान होते हैं उनका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले लावा और अन्य पदार्थों के निक्षेपण से होता है। मतलब ये नहीं कि लावा आके बिछ गया, नहीं, लावा आके बिछा तो वो तो पठार के रूप में बन जाएगा, तो पठार हो गया, लावा पठार, ज्वालामुखी पठार हो जाएगा। लेकिन जब वो धीरे धीरे से टूटा, किसके द्वारा टूट सकता है, हवाओं के द्वारा, पानी के द्वारा, किसी के साथ टूट जाता है। निक्षेपण और जो अन्य पदार्थ के निक्षेपण होते हैं उससे जो मैदान का निर्माण होता है उसे लावा मैदान कहा जाता है। खनिज पदार्थों की अधिकता के कारण ऐसे मैदान अधिक उपजाऊ होते हैं, मतलब इसमें बहुत ज्यादा खनिज होता है, जो बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है ना पूरा, तो इसे क्या कहा जाता है, उपजाऊ होता है अत्यधिक, जैसे कि हमारे दक्कन का मैदान। तो लावा मैदान कैसे बनते हैं, तो लावा के निक्षेपण से और जो अन्य पदार्थों के निक्षेपण होता है उससे बनते हैं। खनिज पदार्थों की अधिकता के कारण ये मैदान उपजाऊ होते हैं, जैसे कि हमारे भारत का दक्कन का लावा पठार। अब आते हैं स्थलाकृतियाँ, हमारे पृथ्वी पर कैसी कैसी प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। तो पहला आता है नदीय जात, हिमानी जात और सागरीय जात। तो अपर्दन के कारक और निर्मित स्थलाकृतियाँ बताइए। तो देखो, अपर्दन के कारण जो हमारे पूरी पृथ्वी पर स्थलाकृतियाँ बनी हैं, आकार लिया है, उसको हमने बांटा है 3 भागों में, नहीं 5 भागों में। नदियों के द्वारा, हिमानी, सागरीय, वायु और भूमिगत जल के कारण। तो पहले आता है नदियों के द्वारा। यदि नदी अपर्दन कर रही है तो गॉर्ज बनाएगी, कैनियन बनाएगी, जलप्रपात का निर्माण करेगी, शिप्रिका बनाएगी, जल गतिका बनाएगी और संरचनात्मक पीठिका या नदी विसर्प का निर्माण करती है। अपर्दन करेगी तो क्या बनाएगी, पहले तो बहुत बड़ा सा गॉर्ज बनाएगी, जैसे कि हमारा सिंधु का गॉर्ज हो गया, ब्रह्मपुत्र का गॉर्ज हो गया। फिर कैनियन बना सकती है, जैसे कि कैनियन घाटी है यूएसए में, जलप्रपात बना सकती है। शिप्रिका, जल गति का, संरचनात्मक पीठिकाएं बना सकती है और नदी विसर्प का निर्माण करती है। लेकिन यदि नदियों ने निक्षेप ला के कहीं बिछा दिए तो क्या बनेंगे, पहले जलोढ़ शंकु बन सकते हैं, डेल्टा बनेंगे, प्राकृतिक तटबंध बनेगा, बाढ़ का मैदान बनेगा और गोखुर झील का निर्माण होगा। तो नदी के जो निक्षेपण होते हैं उनसे जो बने हुए मैदान होते हैं उनमें जलोढ़ शंकु, डेल्टा, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ का मैदान और गोखुर झील आते हैं। फिर आते हैं हिमानी जात। तो हिमानियों के द्वारा जो बनाए जाते हैं, तो हिमानी भी 2 काम करेगी, या फिर अपर्दन करेगी या फिर निक्षेपण करेगी। तो यदि हिमानी के द्वारा अपर्दन किया जा रहा है तो यह यू आकार की घाटी बना लेगी, लटकती घाटी बनाएगी, हिम गड्ढे बनाएगी, गड्ढर, टर्न बनाएगी, नूनाटक बनाएगी, कॉल बनाएगी, श्रृंग या पुच्छ बनाएगी, मेष शिला बनाएगी और फेयॉर्ड बनाएगी। तो वो जो हमारी हिमानी है अपर्दन के कारण क्या क्या करती है, यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, हिम गड्ढे, टर्न ले लिया, यूनाटक, कॉल, श्रृंग, मेषशिला और फेयॉर्ड। तो हिमानी घर से निकली, उसने लिया यू टर्न, लेकिन बीच में लटक गई। टर्न तो ले रही थी लेकिन बीच में नाटक हो गया, तो नू नाटक, कॉल किया, कॉल श्रृंग को उसने कहा कि छोड़ो, शेष कुछ नहीं बता, तो मेष शिला और फ्रॉड हो गया, तो फ्रेयॉर्ड हिमानी। अब आती है निक्षेपण से कौन कौन सी बनाएगी। तो निक्षेपण से बनाती है हिमूड़, एस्कर, केम, कैटिल, ग्रामलिन, हिमानी अपक्षेप मैदान का निर्माण करती है। निक्षेप के कारण क्या क्या बनती है, पहले हिमूड़ बनेगा, ऑस्कर बनेगा, केश बनेगा, कैटिन बनेगा, ग्रामलिन बनेगा और हिमानी अपक्षेपण बनाएंगे। फिर आते हैं सागर। सागर तो बहुत कुछ करता है, जैसे कि जब अपर्दन करेगा तो बनाएगा भृगु, लघु निवेशिका, कंदराएं, वात छिद्र, मेहराब, गुहा स्तंभ और तरंग घर्षित वेदिका। तो जब सागरीय अपर्दन करती है तो क्या बनाती है, भृगु, लघु निवेशिता, कंदरा, बात छिद्र, मेहराब, गुहा स्तंभ और तरंग घर्षित वेदिका। लेकिन जब वह निक्षेप करती है तो मतलब कुछ बिछाती है तो बनाती है पुलिन,
कौस्तुभपुलिन, स्पिट रोधिका, अपतट रोधिका, हुक लूप, संयोजक रोधिका, लैगून खाड़ी और टाम्बोलो टोम्बोलो। तो जब सागर निक्षेपण करती है तो क्या बनाती है? पुलिन, पोल खोल देती है सबकी। कास्ट पुलिन, स्पष्ट स्पिट, रोधिका, रोध कोई रोक नहीं पाता, रोधिका, अब तट रोधिका, अब तट भी रोक नहीं पाएगा तब तट रोकेगा, लेकिन हम हुक लगा देंगे तो हुक, लूप और संयोजक रोधिका, संयोग तो कहते नहीं रख सकते। फिर आती है लैगून और फिर लो भैया लो लगा देंगे आरोप, लैगून। फिर आती है टम्बोलो, टम्बोलो टम्बोलो। अब आता है हमारा नेक्स्ट वायु जात। अपर्दन के कारण वायु क्या करेगी? बात गत बनाएगी, बात गत बनाएगी, बात करती हुई चली जाएगी, बात गत बनाएगी। दीपा भागरी, दीपा के जंग भाग जाएगी तो दीपा भागरी। छत्रकशिला, छत्ता लेकर, छत्रकशिला। भूस्तंभ तो भूस्तंभ में। तिपहल शिला, तिपहल शिला तप जाएगी, वो स्तंभ पे जाकर चिप जाएगी या चिप जाएगी, तिपहला। और अश्मिक, अश्मक जालिका, अश्मक दिखता रह जाएगा जाली से, अश्मक जालिका। जीवगिन, कहाँ गई जीवगिन? ढूंढो जाके। यार डंग, यार डंग, यारो ढूंढो जू, तो जीवगिन या डंग। तो जो वायु है वह क्या क्या बनाती है? अपर्दन से पहले बनाती है बातगत, दीपिका भागरी, छत्रशिला, भूस्तंभ, तिपहट शिला, अश्मिक जालिका, जीरोन यार डंग। फिर आती है निक्षेपण से क्या बनाएगी? तो निक्षेपण में बनाएगी जाएगी और बालू में जाकर पटक देगी, तो बालू का स्तूप। उर्मिका, और मट को बालू में जाकर पटक दिया तो उर्मिका। बालू का प्रवाह, तो बालू का प्रवाह कैसे होगा? जैसे कहर, तो बालू का कगार और लो यस, और ले लो यस और मटक लो, तो उर्मिका, बालू का प्रवाह, बालू का कगार और लो यश और बालू का स्तंभ। फिर आती है भूमिगत जल के कारण। तो भूमिगत जल भी दो काम करती है, एक अपर्दन करेगी, निक्षेपण करेगी। तो जब अपर्दन करेगी तो सबको बुलाना पड़ेगा, तो टेरारोसा, टेलारोसा, लैपीज, घोल रंध, तो सब कुछ घोल देगी, तो घोल रंध, विलय रंध, सब विलय हो जाएगा उसमें, तो विलय रंध। दो लाइन, तो एक लाइन बन जाएगी, क्या बन जाएगी? विलयन से क्या बन जाएगी? लाइन बन जाएगी, तो दो लाइन। फिर आएगा संकुंड, फिर वो करेगा राज, तो राजकुंड। धस्ती निवेशिका, तो सारी निवेश धस जाएगी तो धस्ती निवेशिका। और अंधी घाटी, ये सब होते हैं भूमिगत जल से। क्या क्या होता है? टेरारोसा, लैपीज, घोल रंध, विलय रंध, डोलाइन, सकुंडा, राजकुंडा, धस्ती निवेशिका और अंधी घाटी। फिर आते हैं निक्षेपण से क्या होता है? तो जो भूमिगत जल होता है वह निक्षेप करके बनाते हैं पेड़, कह ले क्या? आश्रुताशम। सब लोग जब भूमिगत जल है तो वही अश्रित रह जाएंगे ना, तो अश्रुताशम। निश्रुताशम, तो निश्चित विद हो जाएंगे, भाई क्या है? तो निश्रुताशम। गुहा स्तंभ, क्योंकि गुहा से निकले तो गुहा स्तंभ। ड्रॉप स्टोन, तो ड्रिप स्टोन, कहीं से ड्रिप तो नहीं लेंगे, कहीं से बीच में से निवेदन बन रहे हैं, तो ड्रिप स्टोन। और नोडूल, नोडुल्स, नोडुल्स का निर्माण होता है। तो भूमिगत जल से क्या क्या बनते हैं? निक्षेपण स्थलाकृति से बनने वाले हैं आश्रुताशम, निश्रुताशम, गुहा स्तंभ, ड्रिप स्टोन और नोडुल्स बनते हैं। और जो हमारे समुद्री थे वो क्या कर रहे थे? मेहराब कर रहे थे। नहीं, पहले आते हैं भृगु गए समुद्र के पास, उन्होंने देखा कि हाँ लघु निवेशिका है, तो लघु निवेशिका कंदरा में बैठी है, बात छिद्र, मतलब बातों की आवाज आ रही है, बात छिद्र। मेहराब करके रखा है गुहा स्तंभ में, और तरंग घर्षित वेदिकाएं हैं, सागरीय आकृति हैं। फिर आती हैं निक्षेपण से क्या बनाएगी? निक्षेपण से पढ़ लिया था मैंने, हिमानी की पढ़ लिया था, ये सब पढ़ लिया था। फिर आती है नदी द्वारा उत्पन्न में स्थलाकृतियां, जो नदियों द्वारा बनाई जाती हैं स्थलाकृतियां। नदियां अपरदन, परिवहन, निक्षेपण क्रिया करती हैं, और नदियों द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियां इस प्रकार है। तो नदियां क्या करती हैं? अपरदन से, परिवहन से, निक्षेपण से अलग अलग
आकृतियां बनाती है। पहली बनाती है गॉर्ज या कैनियन, तो नदी के लंबवत कटाव क्रिया से वी आकार की घाटी गॉर्ज या कैनियन के रूप में विकसित हो जाती है, जैसे कि कोलोराडो नदी का ग्रेट कैनियन। तो नदी क्या करती है, बहती हुई वी आकार की घाटी गॉर्ज या कैनियन के रूप में विकसित हो जाती है, जिसे कोलोराडो नदी की ग्रेट कैनियन। जलप्रपात, जब नदियों का जल ऊपर से खड़े ढाल से अत्यधिक तेज वेग से गिरता है तो वह जलप्रपात कहलाता है। जब कठोर शिला का ढाल नदी के साथ होता है तो इसे शिप्रिका कहा जाता है। देखो, यदि जल नदी है ऊपर से खड़े ढाल से अत्यधिक वेग से नीचे गिर रही है तो जलप्रपात हो गया, लेकिन यदि कठोर जो शिला है वह ढाल नदी के साथ होती है, कठोर शिला ढाल होती है नदी के साथ होती है तो इसे शिप्रिका कहा जाता है। जल गति का, नदी के प्रवाह मार्ग में जल दाब एवं घर्षण क्रिया में से गर्म का विकास होता है, जिन्हें जल गति का कहा जाता है। मतलब गर्त होंगे है ना, तो नदी प्रवाह के मार्ग में जो जल का दाब होता है, घर्षण होता है, इनसे कुछ गर्त बन जाते हैं जिन्हें जल गति का कहा जाता है। जलोत्पंख, नदियों द्वारा पर्वत के आधार तल के पास एक अर्धवक्राकार रूप में पदार्थों का निक्षेपण जो कि आकृति में पंख के समान होता है, उन्हें जलोत्पंख कहा जाता है। तो किसमें क्या होता है, जो हमारी नदियां हैं उनके द्वारा पर्वतों के आधार तल के पास अर्धवृत्ताकार रूप में पदार्थों का निक्षेपण होता है। अर्धवृत्ताकार रूप में पदार्थों का निक्षेपण होता है जो कि आकृति में पंख के समान होता है, जिन्हें जलोत्पंख कहा जाता है। नदी वेदिका, नदी घाटी के दोनों ओर नवोन्मेष के कारण विकसित जो स्वापनी संरचना होती है उसे नदी का वेदिका कहा जाता है। तो घाटी के जो दोनों तरफ नवोन्मेष कारण से विकसित जो स्वापनी होती है उसे नदी वेदिका कहा जाता है। नदी विसर्प, नदियों के अंतिम पूर्ण अवस्था मार्ग में अवरोध के कारण जो विकसित नदियां के घुमावदार मार्ग होते हैं उन्हें नदी विसर्प कहा जाता है। तो जब नदियां अपनी पूर्ण अवस्था में होती हैं, मार्ग में अवरोध आते हैं, उनके कारण वह घूम जाती है, मार्ग घूम जाता है, उसे नदी विसर्प कहा जाता है। तटबंध, नदियों के दोनों किनारों पर मिट्टी के जमाव वाला या जमाव के दौरान बड़े लंबे लंबे बंद हो जाने से कम ऊंचाई वाले कटक के समान हो जाते हैं, उन्हें तटबंध कहा जाता है। तटबंध क्या होता है, नदी के दोनों किनारों पर मिट्टियों के जमाव द्वारा बने लंबे लंबे बंध जो कि कम ऊंचाई वाले कटक के समान होते हैं, इन्हें तटबंध कहा जाता है। क्षरण झील, जब नदियां अपने विसर्प को त्याग कर सीधे प्रवाहित होने लगती हैं तो वह क्षरण झील का निर्माण करती हैं। तब नदियों का विसर्प या तो अपशिष्ट भाग क्षरण या फिर घोघर झील कहलाता है। तो जो क्षरण झील क्या होती हैं, जब नदियां विसर्प बनाती हैं और उनको त्याग कर सीधे प्रवाहित होने लगती हैं तब नदियों का विसर्प या तो अपशिष्ट भाग क्षरण कहलाता है या फिर घोघर झील कहलाता है। फिर आता है डेल्टा, नदियों द्वारा मुहाने के पास लाए गए अवसादों के जमा किए जाने से ग्रीक अक्षर डेल्टा जैसा विकसित स्थल रूप डेल्टा कहलाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो क्या होती है, जब नदियां रहती हैं मुहाने के आसपास अवसाद को जमा कर देती हैं तो ये कैसे बन जाता है, डेल्टा के चित्र के जैसा, जो हमारा ग्रीक शब्द है अक्षर है उसके जैसा रूप ले लेता है, स्थल रूप डेल्टा कहलाता है। जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। फिर आती है हिमानी या हिम नदी स्थलाकृति, जो हिम की नदियां होती है उनके द्वारा भी कुछ स्थलाकृतियां बनाई जाती हैं, जैसे लटकती घाटी, यू आकार की घाटी। देखिए हम बता रहे हैं, ये है हमारी घाटी, लटक गई, बीच में से गई और ये क्या हो गई, यू आकार की घाटी का निर्माण करती हैं। फिर यहाँ पे ग्रीष्ंग बनाती, क्योंकि आजू बाजू का बह गया तो बीच में क्या बनाएंगी, ग्रीष्ंग बनाएंगी। सक बनाती हैं, टर्न बनाती हैं छोटे छोटे से, यहाँ पे क्या बना रही है, टर्न ये। और क्षीण कटक का निर्माण करती है, किसके द्वारा बनती है, हिम नदीय प्रवाह के द्वारा बनती है। तो हिम नदी की दिशा कैसी होती है, हिमानी स्थलाकृति से इस साइड होती है।
फिर आते हैं यू आकार की घाटी क्या होती है, तो हिमनदी जिसके प्रवाह मार्ग में किसी नदी निर्मित घाटी में अपघर्षण द्वारा यू आकार की घाटी में परिवर्तित हो जाती है, उसे यू आकार की घाटी कहा जाता है। जो हिमनदियां होती हैं वह अपनी प्रवाह मार्ग में किसी नदी निर्मित घाटी में अपघर्षण द्वारा यू आकार की घाटी का निर्माण करती हैं, उन्हें यू आकार की घाटी कहा जाता है। लटकती घाटी, हिमनद की सहायक घाटियों को लटकती घाटी कहा जाता है। जो हिमनद की सहायक घाटी होती है उन्हें लटकती घाटी। शर्ग, यह एक फ्रेंच शब्द है जिससे ढालू शीर्ष या फिर ढालू पार्श्व दीवारों वाले एक आराम कुर्सी के आकार के अवनमन के चारों ओर घिरे हिमनदीय अपर्दित शैल के लिए व्यापक रूप से अपना लिया जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, शर्ग कहा जाता है। ये कैसा है, फ्रेंच शब्द है जिसमें एक साइड ढालू शीर्ष होता है और एक साइड ढालू पार्श्व होता है। आराम कुर्सी के जैसा आकार होता है, अवनमन के चारों ओर हिमनदीय अवतरित शैल होती है, इसको शर्ग कहा जाता है। श्रृंग, हिमनदीय नेत्र में हिमनद के अपर्दन से विकसित होने वाली पिरामिड नुमा चोटी को भृंग या श्रृंग कहा जाता है, जैसे स्विट्जरलैंड में अल्पास पर्वत का मेटर हॉर्न। तो श्रृंग क्या होता है, हिमालय नेत्र में हिमनद के अपर्दन से विकसित एक पिरामिड नुमा चोटी होती है, इसे श्रृंग कहा जाता है। एरिड, किसी पहाड़ी के दोनों ओर शर्ग के विकास क्रम में बनने वाले जो दांतेदार आरी के समान स्थलारूप को एरिड कहा जाता है। तो एरिड क्या होते हैं, पर्वत के दोनों शृंग के विकास क्रम में बनने वाले जो दांतेदार धारीदार स्थल रूप होते हैं उन्हें एरिड कहा जाता है। कूल, एक पर्वतीय दर्रा जो कि एक घाटी को दूसरी घाटी से मिलाता है, उसे कूल कहा जाता है। एक पर्वतीय दर्रा जो एक घाटी को दूसरी घाटी से मिलाता है। कर्नाटक, कर्नाटक हिम क्षेत्र में हिम के ऊपर निकलने वाली चोटियों को नुनाटक कहा जाता है। तो नुनाटक, कर्नाटक, नाटक कर रहे हैं, तो जो हिम क्षेत्र में ऊपर की ओर निकली हुई चोटियां होती हैं उन्हें नुनाटक कहा जाता है। एस्कर, हिमानी क्षेत्र में हिमोड़ के जमाव से विकसित होने वाले जो भीड़नुमा स्थल रूप होते हैं उन्हें एस्कर कहा जाता है। एस्कर क्या होते हैं, हिमानी क्षेत्र में हिमोड़ के जमाव से विकसित होने वाले जो भीड़नुमा स्थल रूप होते हैं उन्हें एस्कर कहा जाता है। डैमलिन, ये भूमि हिमोड़ द्वारा विकसित या निर्मित गोल टीले वाली पहाड़ियाँ होती हैं जिनकी आकृति उल्टी नाव के जैसी होती है। तो डैमलिन क्या होते हैं, हिमोड़ द्वारा निर्मित जो गोल टीले होते हैं जो कि उल्टी नाव के जैसे होते हैं उन्हें हिमोड़ कहा जाता है। कैम, हिम के अग्र के समक्ष जमा अति प्रवण जलोढ़ शंकु को कैम कहा जाता है। कैम, हिम अग्र के समक्ष जमा हुआ प्रवण जलोढ़ शंकु को कैम कहा जाता है। तो कैम क्या होते हैं, हिम की अग्र सक्षम जमाव अति प्रवण जलोढ़ शंकु को कैम कहा जाता है। फ्योर्ड, ये सागर में डूबी हुई हिमनदीय आकृति होती हैं जो कि लंबे ढाल पार्श्वीय तट प्रवेश मार्ग होते हैं जो सागर के निकट में पर्वतीय क्षेत्र में पूर्व में विद्यमान नदी प्रणाली में तीव्र हिमनद के कारण विकसित होते हैं, उन्हें फ्योर्ड कहा जाता है। फ्योर्ड क्या होते हैं, ये सागर में डूबी हुई हिमनदीय आकृति हैं जो कि लंबे ढाल पार्श्वीय तटीय प्रवेश मार्ग होते हैं जो कि सागर के निकट में पर्वतीय क्षेत्र में पूर्व में विद्यमान नदी प्रवीण ये नदी प्रणाली में तीव्र हिमनद के कारण विकसित होते हैं। पवन द्वारा स्थलाकृतियां, पहले आते हैं ज़्यूगेन। ज़्यूगेन को कोमल पदार्थों की आधार भेदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टकराव हुआ ढेर ज़्यूगेन कहलाता है। तो ज़्यूगेन क्या होते हैं, कोमल पदार्थ होते हैं, उनके आधार भेदन ये जो स्तंभ होते हैं उनके ऊपर अधिक अवरोध शैल का टिका हुआ ढेर ज़्यूगेन कहलाता है, जिन पे टिका है ना। वाताग्र, गतिशील वायु की अपघर्षण या फिर अपवाहन क्रिया से विकसित होने वाले जो गर्त होते हैं उन्हें वाताग्र कहा जाता है। वाताग्र क्या होते हैं, जो गतिशील वायु होती है घर्षण अपवाहन क्रिया के द्वारा जो विकसित हुए गर्त उन्हें वाताग्र कहा जाता है। इनसेल वर्ग, उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपर्दन के कारण गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले
इनसिल्वर कहलाता है। तो इनसिल्वर क्या होती है, जो कि मरुस्थल में प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण जो गुंबद या पिरामिड बन जाते हैं उन्हें इनसिल्वर कहा जाता है। छत्रकशिला या गारा। छत्रकशिला मरुस्थल भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड अपरदन क्रिया के द्वारा छतरी नुमा आकृति धारण कर लेती हैं, जिन्हें छत्रकशिला कहा जाता है। छत्रकशिला क्या होती है, मरुस्थलीय भाग में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टान खंड अपरदन क्रिया के द्वारा छतरी नुमा आकृति धारण कर लेती हैं, उन्हें छत्रकशिला कहा जाता है। यारडांग। यारडांग अति प्रवण गहराई में अपरदन प्रलंबी शैल कटक होते हैं, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में कटे गए होते हैं, लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है। इसे क्या कहा जाता है, यारडांग कहा जाता है। यारडांग अति प्रवण गहराई में अपरदन प्रलंबी शैल कटक होते हैं, मतलब अति प्रवण है, गहरे हैं और अपरदन प्रलंबी शैल है, लंबी लंबी, एक दूसरे से कोमल शैलों के काटे गए लंबे गलियारे होते हैं, मतलब कोमल शैल निकल जाती है तो कब बड़ी बड़ी गलियारे क्या कहलाते हैं, यारडांग कहलाते हैं। भूस्तंभ। वायु अपरदन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग कोमल और निचला भाग मुलायम होता है, वह भूस्तंभ कहलाते हैं। तो भूस्तंभ क्या होते हैं, वायु अपरदन क्रिया के द्वारा जो विकसित शैल स्तंभ होते हैं जिनका ऊपरी भाग कठोर और निचला भाग मुलायम होता है, उन्हें भूस्तंभ कहा जाता है। लोयस। मरुस्थलीय क्षेत्र के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहा जाता है। तो लोयस क्या होते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहा जाता है। बरखान। शुष्क प्रदेश में विकसित होने वाले जो अनुप्रस्थ बालू का स्तंभ को बरखान कहा जाता है। तो बरखान जो शुष्क प्रदेश होते हैं वहां पर विकसित होने वाले जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होता है उन्हें बरखान कहा जाता है। अब आते हैं भूमजल स्थलाकृतियां। यह घूलंत्र रंध्र युक्त चूना पत्थर, इसमें बनेंगे स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट, कंदराएं और कंदरा स्तंभ, पूंज, डोलाइन, घूलरन और विलियन छिद्र। देखो पहली बनती है काट गुफा या कंदरा। चूना पत्थर चट्टानी क्षेत्रों में चूना की विलयन क्रिया के द्वारा विकसित जो गुफा होती है उन्हें कास्ट गुफा कहा जाता है। तो पूरे चूना पत्थर की चट्टान है, उनमें चूने की विलय होने से जो कंदरा बनती है, गुफा बनती है, उसे क्या कहा जाता है, कास्ट गुफा कहा जाता है। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट क्या होता है, तो चूने की विलीन क्रिया से जो कास्ट गुफा होती है उनमें विकसित होने वाली आकाशीय स्तंभ को स्टेलेक्टाइट कहा जाता है और धरातलीय स्तंभ को स्टेलेग्माइट कहा जाता है। तो जो कंदराएं हैं उनमें जो लटके हुए स्तंभ हैं उन्हें स्टेलेक्टाइट और जो स्तंभ धरातल पर विकसित हैं उन्हें स्टेलेग्माइट कहा जाता है। युवाला। चूना प्रस्तर क्षेत्र में एक बृहद धरातल शाफ को युवाला कहा जाता है। तो जो एक बहुत बड़ा चूना प्रस्तर क्षेत्र होता है उसे बृहद धरातल होता है, उसे क्या कहा जाता है, युवाला कहा जाता है। पुलजे। जब कई युवाला मिल जाते हैं, तो जब बहुत सारे युवाला मतलब बहुत बृहद बृहद धरातल आपस में मिल जाते हैं तो अत्यंत विशाल खाइयां बनती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, पुलजे कहा जाता है। तो पुलजे क्या होते हैं, बहुत सारे युवाला क्या होते हैं, जो चूना पत्थर होता है उसमें एक बृहद धरातल शाप को क्या कहा जाता है, युवाला कहा जाता है। जब ये युवाला मिल जाते हैं तो बहुत गहरी खाई बन जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, पुलजे कहा जाता है। लेपीज। चूना प्रस्तर क्षेत्र में जल की विलयन क्रिया से जो विकसित सखीराएं होती हैं उन्हें लेपूज कहा जाता है। तो लेपूज क्या होता है, जो चूना पत्थर रहता है उसमें जल की विलयन से जो शिखर बनते हैं, शिखराएं होती हैं, उन्हें लेपीज कहा जाता है। घोलरंध्र।
चूना प्रस्तर में एक बेलनाकार छिद्र होता है, धसाव होता है, गर्त होता है, जिन्हें घूलरंध्र कहा जाता है। तो चूना प्रस्तर में जो एक क्या बेलनाकार छिद्र, धसाव या गर्त होता है, उन्हें घूलरंध्र कहा जाता है। डोलाइन, जब घूलरंध्र निरंतर घोले होते रहने के कारण बड़े ध्वंसों के रूप में बड़े हो जाते हैं, उन्हें डोलाइन कहा जाता है। मतलब जब छोटा छिद्र है तो उसे घूलरंध्र कहा जाएगा, जब वो धीरे धीरे घुलते घुलते निरंतर वह बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है, ये उतना भावपूर्ण धस जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? डोलाइन कहा जाता है। अब आते हैं तटीय स्थलाकृतियां कि तट पे कौन कौन सी बनती हैं। देखो, तट पे बनते हैं स्टेम, फिर स्तंभ, मेहराब, कंदराएं गुफाएं बन जाती हैं, बाथ छिद्र और कंदरा। बाथ छिद्र हवा निकलने के लिए बाथ छिद्र, कंदरा, मेहराब, स्तंभ और स्टैम्प। और ये बनते हैं क्लिफ, बनते हैं खाज, ये तरंग निक्षेपित वेदिका बन जाती हैं। तो पहली आती है तटीय क्लिफ। तटीय क्लिफ क्या होते हैं? तो सागरीय तरंगों द्वारा अपरदन से जब कोई सागर तट एकदम सीधा खड़ा होता है तो उसे तटीय भृंग या क्लिफ कहा जाता है। जो तटीय क्लिफ होता है, सागरीय तरंगों द्वारा अपरदन से जब पूरा सागर एकदम सीधा खड़ा होता है तो उसे तटीय भृंग या फिर क्लिफ कहा जाता है। फिर आती है तटीय कंदरा। समुद्री तरंगों की अपरदन क्रिया से विकसित होने वाली चट्टानी खोह या गुफा होती है, उन्हें कंदरा कहा जाता है। तो तटीय यह समुद्री तरंगों की अपरदन क्रिया से विकसित होने वाली चट्टान खोह गुफा को कंदरा कहा जाता है। स्टैक, प्राकृतिक मेहराब के धंसाव होने से चट्टानों का अगला भाग समुद्री जल के बीच में एक स्तंभ की भांति खड़ा हो जाता है, उसे स्टैक कहा जाता है। तो जो प्राकृतिक मेहराब होता है उसके धंसाव से चट्टान का जो अगला भाग होता है वह समुद्री जल के बीच में एक स्तंभ की भांति खड़ा हो जाता है, उसे स्टैक कहा जाता है। पुलिन, तटीय क्षेत्र में सागरीय तरंगों के अपरदन से प्राप्त जो रेत होते हैं उनकी जमाव से विकसित बालुकामय मैदान को पुलिन कहा जाता है। पुलिन तटीय क्षेत्र में समुद्री तरंगों की अपरदन से प्राप्त रेतों की जमाव से विकसित होने वाला जो बालुकामय मैदान होता है उन्हें पुलिन कहा जाता है। टेम्बोलो, तट में किसी द्वीप या फिर शीर्ष स्थल से किसी द्वीप को मिलाने वाली रोधिका को टोम्बोलो कहा जाता है। टोम्बोलो क्या होते हैं? यह तट पर किसी द्वीप या फिर जो शीर्ष स्थल होता है उससे किसी द्वीप को मिलाने वाली रोधिका को टोम्बोलो कहा जाता है। टोम्बोलो।